नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों में आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल राजधानी देहरादून से बड़ी खबर है। मानव वन्य जीव संघर्ष पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती देखने को मिली है। राज्य में बढ़ते मामलों पर सीएम ने इस पर चिंता जताई है। लगातार मानव जीवन संघर्ष के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। प्रत्येक जनपद में वन्य जीवों की नसबंदी केंद्र की स्थापना ये की जाएगी और वन्य जीवों के खोले जाएंगे रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर। वन विभाग को संसाधनों के लिए 5 करोड़ की राशि की मंजूरी भी दे दी गई है। सोलर फिशिंग और सेंसर बेस्ड अलार्म सिस्टम से ग्रामीणों को सुरक्षा देने की बात भी इन्होंने कही है कि सोलर फिशिंग और सेंसर बेस्ड अलर्ट सिस्टम से ग्रामीणों को सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि जंगलों से जो जंगली जानवर हैं वो आबादी वाले क्षेत्रों की तरफ रुख कर रहे हैं। कई लोगों पर अटैक कर चुके हैं। आए दिन लोगों को सड़कों पर नजर आते हैं। इस तरह की घटनाएं आगे ना बढ़े, इसी को लेकर फिलहाल ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सोलर फेसिंग सेंसर बेस्ड अलर्ट सिस्टम जो है उससे लोगों को सुरक्षा दी जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर के साथ। राजधानी देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी शुरू करेगी मेरी गणना मेरा गांव अभियान। गणना में शामिल होने के लिए लोगों से अपील भी की जा रही है। प्रदेश और विदेश में रहने वाले प्रवासियों से भी यह अपील की गई है। गांव में गणना सुनिश्चित करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। अभियान के लिए बीजेपी जल्द ही अपनी जो विशेष टीम है उसका भी गठन करेगी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से अपडेट करा रहे हैं। ये गणना शुरू की जाएगी और गणना में शामिल होने के लिए लोगों से अपील की जा रही है कि वो भी बढ़ चढ़कर अपना सहयोग करें। जो प्रदेश में रहते हैं या प्रदेश से बाहर या विदेश में भी रहते हैं वो भी अपनी गणना सुनिश्चित करवाएं ताकि एक सही आंकड़ा सरकार के पास हो। अभियान के लिए बीजेपी जल्द ही विशेष टीम का गठन भी करेगी। और मेरी गणना मेरा गांव अभियान ये है जिसकी शुरुआत ये होनी है। गणना में शामिल होने वाले लोगों से भी बाकायदा ये अपील की गई है कि वो भी अपने सही डेटा के साथ सामने आए, पूरा का पूरा सहयोग करें ताकि एक जो एग्जैक्ट आंकड़ा हो वो सरकार के पास हो। उत्तराखंड बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर पूर्व सीएम हरीश रावत का एआई जनरेटेड वीडियो जो है वो सामने आया है, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए हरीश रावत ने बीजेपी पर झूठी राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वीडियो तुरंत डिलीट कर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो वे थाने में एफआईआर और साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करवाएंगे। और उन्होंने बीजेपी कार्यालय जाकर लगातार विरोध करने की चेतावनी भी दी है। मैं हमेशा राजनीतिक सौहार्द का पक्षधर रहा हूं, उसका अनुपालन किया है। मगर भाजपा लगातार झूठे नरेटिव गढ़ने की कोशिश में मुझ पर प्रहार करती है। 2017 में भी झूठ बोला और फिर अब 2022 में झूठ बोला। अब 2027 में भी मेरी राजनीति पर एक झूठ के सहारे प्रहार करने की कोशिश हो रही है। मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं कि भाजपाइयों, अपने झूठ के लिए राज्य के लोगों से माफी मांगो। यदि जो नरेटिव आप मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर गढ़ने का दुष्प्रयास कर रहे हो, यदि उसको आपने वापस नहीं लिया, ये कैसा धाकड़धामी है जिसके पेज में झूठी झूठ गढ़ा जाता है। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ झूठ के सहारे राजनीतिक प्रहार किया जाता है। यदि इस झूठ को के लिए आपने क्षमा नहीं मांगी, इसको डिलीट नहीं किया, तो मुझे मजबूर होकर के आपके खिलाफ
एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने में जाना पड़ेगा। हरिद्वार में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित लगातार अलग अलग इलाकों में पहुंचकर रैन बसेरे अलाव की व्यवस्थाओं का खुद जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में डीएम मयूर दीक्षित ने शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र में निरीक्षण अभियान ये चलाया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष राजू शर्मा, उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार और संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। और इसी को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत ठंड से बचाव की सभी तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं और जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े और कंबल भी वितरित किए जा रहे हैं। उसके बारे में बताइए। देखिए, अभी जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ रही हैं, पूरे शहर में विभिन्न नगर निकाय के द्वारा अलाव की व्यवस्था, कंबल बांटने की व्यवस्था और अन्य व्यवस्था की गई है। पूर्व हरिद्वार नगर निगम के कार्यों का निरीक्षण किया था। आज शिवालिक नगर पालिका के द्वारा जो कार्य किए गए देखा गया है। 25 से 30 स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है और साथ ही जो हमारे मुख्य चौराहे हैं, जहाँ पर मंदिर हैं, जहाँ पर कुछ लोग जिनके पास संसाधन की कमी है, उनको कंबल बांटने का काम भी किया गया है और रैन बसेरा भी बनाया गया है। आगे आने वाले समय में और भी नगर निकायों का निरीक्षण किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को सर्दियों से कोई परेशानी नहीं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, इसका संकल्प है कि हर जरूरतमंद तक पहुंचा जाए। ऐसा ही हम भी प्रयास कर रहे हैं। तो नगर पालिका ने सर्दी बढ़ते ही जगह जगह जो हमारे सीनियर सिटीजन लोग हैं या निराश्रित लोग हैं, उनके लिए अलाव की व्यवस्था के लिए उसका आज हमने निरीक्षण किया। साथ ही जो आवश्यकता जिन लोगों को है उनके लिए कंबल वितरण का कार्य और जिनको रात्रि के लिए आश्रय चाहिए उनके रैन बसेरा का हमने इंतजाम किया है। उन्हीं का निरीक्षण आज किया जा रहा है और ये हमारा कर्तव्य भी है और हम संतुष्ट भी हैं और इसको और बेहतर करेंगे। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने जन्मदिन पर सेवा और आस्था का संदेश दिया है। इस दौरान उन्होंने महिला अस्पताल में नवजात शिशुओं को टोपी और प्रसूताओं को पौष्टिक दूध जो है वो वितरित किया है, जिसके बाद समर्थकों संग केक भी काटा। हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड में मां गंगा की पूजा भी की है। साथ ही सांसद ने संसद सत्र के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों और भारत सरकार की ऊर्जा पर्यावरण योजनाओं का उल्लेख भी किया है। और प्रोडक्टिविटी के हिसाब से ये 111% रहा। रात को 2-2 बजे तक भी हाउस चला और चाहे जी राम जी संशोधन बिल हो, नाभिकीय ऊर्जा पर बहुत बड़ा निर्णय भारत सरकार ने लिया था जो बहुत पहले लिया जाना चाहिए था। और जो पॉल्यूशन आज हो रहा है, सारी दुनिया जिससे परेशान है, और जो फॉसिल जो फ्यूल है आज उससे हम हटने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि 2047 का जो भारत होगा, जिस पॉल्यूशन से आज दुनिया त्रस्त है, उसमें एक बड़ी राहत हो। प्राइवेट को इसमें परमिशन दिया है। स्टेट और भारत सरकार के जो PSUs हैं उनको प्रायोरिटी दी गई है और निश्चित रूप से ये भारत के कल्पांतर का निर्णय होगा। सितारगंज में उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कांग्रेस नगर महामंत्री मुख्तार अंसारी के आवास पर पहुंचे हैं। उन्होंने मुख्तार अंसारी की माता के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है, परिजनों को सांत्वना दी है। इस दौरान यशपाल आर्य समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। हमारे भाई साहब मुख्तार अंसारी की माता जी का देहांत हुआ है, मौत हुई है। गमी में आए हूँ, इनके दुख में शामिल होने के लिए आया और इसी समय अपने यहाँ के प्रमुख हमारे उनसे भी बातचीत करने का एक अवसर भी मिला है और सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत बख्शे, उनको अपने चरणों में स्थान देने के लिए आया हूँ और हमारे परिवार ने अपने परिवार के दुख सुख में शामिल होना हमारी जिम्मेदारी भी है। उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत सिंह
मकवाना ने टाउन हॉल सभागार में अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं की समीक्षा भी की। साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद कम वेतन दिए जाने पर उन्होंने अधिकारियों की जमकर कड़ी क्लास भी ली है। तत्काल 500 प्रतिदिन मानदेय और पीएफ सुविधा लागू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं गलत आंकड़े पेश करने पर गढ़वाल जल संस्थान के अभियंता को आयोग कार्यालय में तलब भी किया है, जिसमें आयोग ने शिविर, रोजगार और सुविधाओं को लेकर स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं। देखिए, अधिकारियों की लापरवाही आयोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी जो सरकार की योजनाओं पर कार्य नहीं कर रहे हैं। मोदी सरकार हाथ से मैला उठाने वाले संस्कारों के पुनर्वासन के लिए, उनके सर्वेक्षण के लिए, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम, तमाम तरह की योजनाएं चला रही हैं। 50 लाख तक के उनको स्वरोजगार के ऋण देने का प्रावधान है। हमारे उत्तराखंड राज्य को भी 10 करोड़ की धनराशि इस मामले में, इस योजना में प्राप्त हुई है। साथ ही जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, 5 लाख का बीमा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सफाई कर्मचारियों को लाभ दिलाने का ये आदेश जारी किया है। इसके अलावा जो सीवर में और सेप्टिक टैंक में सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है कार्य करते हुए, उनको 30 लाख का मुआवजा दिए जाने के आदेश केंद्र और राज्य सरकार में लागू करें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार। और राजधानी देहरादून नगर निगम का वित्तीय क्षेत्र में मजबूती हो रहा है और वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में भवन कर और साथ ही चालानी कार्रवाई से निगम को बड़ी आय मिली है। और आपको यह भी बता दें कि अब तक 35 करोड़ 89 लाख रुपए भवन पर ये जमा हो चुके हैं। साथ ही ऑनलाइन भुगतान, नियमित अभियान और व्हाट्सएप पर बिल भेजने की वसूली भी बहुत तेजी से इस पर भी काम हो रहा है। वहीं निगम का जो लक्ष्य 75 करोड़ रखा गया है। इस बार जो हाउस टैक्स का और प्रॉपर्टी टैक्स का जो प्रमुख हमारा राजस्व का स्रोत है, उसको लेकर के सभी माह में निगम ने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की है और अभी तक टैक्स कलेक्शन के कार्य में काफ़ी संतोषपूर्ण कार्य किया गया है। इसको और अधिक, क्योंकि इस बार हमने टारगेट बहुत ज़्यादा रखा है, लक्ष्य हमारा बड़ा है और आईटी इंटरवेंशंस के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों तक और टैक्स धारकों तक पहुंच करके इस प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। अभी तक व्हाट्सएप टैक्स का जो एक सिस्टम बनाया गया है, उस प्रणाली के अंतर्गत भी 5000 से अधिक टैक्स धारक अपना टैक्स जमा करा चुके हैं और उनको रसीद भी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो चुकी है। इसी प्रक्रिया को और विस्तार देते हुए समस्त टैक्स धारकों को निगम की ओर से कैंप मोड में भी रीच किया जाएगा और ये आउटरीच प्रोग्राम अब एक्सटेंसिव मोड में अगले 3 माह के लिए चलेगा। हरिद्वार शहर स्थित शनिदेव मंदिर में 28वां वार्षिक उत्सव श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर एक मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना के साथ रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जहां एक निजी हॉस्पिटल की टीम के सहयोग से आयोजित शिविर में श्रद्धालुओं, युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया है। वहीं मंदिर के संस्थापक ने मंदिर की 28 सालों की यात्रा सामाजिक सेवा के उद्देश्यों को साझा किया, जो कि धार्मिक आस्था के साथ मानव सेवा का यह संगम उत्सव को खास बनाता है। ये सभी क्षेत्र के जो यहाँ के लोग हैं, उनकी आस्था है। बाहर से और दिल्ली से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, पूरे उत्तराखंड से लोग यहाँ पे आते हैं और 28 साल हुए हैं। ये हरिद्वार में ही नहीं, पूरे क्षेत्र में, बल्कि उत्तर भारत का प्रथम मंदिर है जिसके बनने के बाद पूजा पाठ शुरू हुई। और नहीं तो उससे पहले शनि की पूजा करने में लोग असमंजस करते थे और एक प्रकार से उसको अशुभ मानते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि हर शहर में शनि मंदिर की स्थापना है, लोग मंदिर की पूजा करते हैं, शनि की पूजा करते हैं। और आज 28वां हम लोग वार्षिकोत्सव मना रहे हैं और इसमें लोगों की सहभागिता निश्चित रूप से सुबह से चल रही है। रक्तदान शिविर की हमने कुछ सालों से रक्तदान शिविर, जो एक सबसे महत्वपूर्ण दानों में से एक है, और इसको हम लोग निरंतर कर रहे हैं और लोगों का सहयोग इतना होता है कि स्पेशली लोग दूर दूर से यहाँ पे रक्तदान करने आते हैं। और मैं समझता हूँ कि शायद जो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा रक्तदान करने वालों की संख्या होती है वो यहाँ के शिविर में होती है। वो राष्ट्रीय राजमार्ग में आगे का जो हिस्सा है चला गया है, तो आज की तारीख में स्थिति है जो
भारत सरकार के नियम कायदे कानून हैं उसके अनुसार हमें मंदिर की स्थापना जो जहाँ पर हुई है वहाँ से पीछे ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए पीछे से एक नया चबूतरा बना करके हम उसको वहाँ पर मंदिर को शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। वो सभी भक्तों के सहयोग से हो रहा है। संदेश यही है कि भगवान शनिदेव का एक ही मकसद है, उनका एक ही संदेश है कि आप लोग सच बोलें और लोगों की सेवा करें, समूह में रहें, एक दूसरे की मदद करें, इसी में वो सबका भला करते हैं। अकेले रह करके, अहंकार में रह करके वो सबको प्रताड़ित करने का काम करते हैं। आप अहंकार छोड़ दो, वो आपके लिए खुशियाँ देने का जनता ऊपर करना। ठीक। उत्तरकाशी के सीमावर्ती ग्राम आराकोट में डीएम प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत विशाल शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 1450 से अधिक ग्रामीणों ने सरकारी योजनाओं का और सेवाओं का लाभ उठाया। वहीं मौके पर 20 शिकायतों का त्वरित निस्तारण भी किया गया, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और विद्युत विभाग ने लोगों को उपकरण, प्रमाण पत्र और आवश्यक सेवाएं भी प्रदान की हैं। जन जन के सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा तीसरा कैंप है और इस कैंप में जैसा आप देख रहे हैं कि पूरे न्याय पंचायत हमारे लगभग 15 से 17 हज़ार का आबादी का बड़ा एरिया है आराकोट, और इसके अंदर स्थित हमारे सारे गांवों से प्रतिनिधि भी रहे, ग्राम निवासी भी रहे, और जो हमारे स्टॉल्स लगे थे उसमें लगभग 600 के आसपास लोगों ने अलग अलग स्कीम्स के जो बेनिफिट्स हैं उसमें उन्होंने क्लेम किया है। साथ ही चूँकि काफ़ी समय बाद इधर कैंप लग पाया तो इस वजह से थोड़ा शिकायतों की और सुझावों की संख्या भी लगभग 200 के आसपास है, जिसमें से कई का मौके पर निस्तारण किया, कुछ नीतिगत मामले भी हैं, कुछ पे समय लगेगा 1 से 2 महीने का। तो वो यहाँ पे आया और विशेषतः यहाँ पे चूँकि सेब का है एरिया, पूरी एप्पल का है तो एप्पल मिशन से संबंधित, साथ ही इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ एक बिंदु हैं जिस पे ज़्यादा फोकस है, और जल जीवन मिशन के बारे में भी जो कुछ एक मामले हैं उन पर हमने कहा है विभाग को कि एक बार परीक्षण कर लें और जो भी न्याय संगत और नियम अंतर्गत कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएगा। सर जैसे नया जी प्रांगण, और मैं यहीं से रहने वाला हूँ आराकोट से, और जो कृषि विभाग है बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने भी यहाँ से काफ़ी चीज़ें ली, जैसे ब्रश कटर लिया था और पावर टिलर लिया था, तो काफ़ी अच्छा मतलब 80% सब्सिडी मिल रही है उसमें, तो हमें काफ़ी खुश हो। इसके अलावा दवाइयाँ मिलती है, जैसे कॉपर हो गया और इंडोफिल का M45 हो गया, तो काफ़ी अच्छी चीज़ मिल रही है। और सरकार और धामी सरकार का भी हमें धन्यवाद करते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि हमें 80% इसमें सब्सिडी मिल रही है और टाइम पे मिल रही है। तो इसमें दोबारा से सरकार का, राज्य सरकार का धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कमाल चंद है। मैं गांव कलिच का रहने वाला हूं और आज यहां पे आराकोट में शिविर लगा था, जिसमें कि पशुपालन विभाग की तरफ से हमें बहुत सारी दवाइयां दी गई भेड़ बकरियों के लिए और गायों के लिए, और मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं पशुपालन विभाग का, और धन्यवाद करता हूं धामी जी, मुख्यमंत्री श्री धामी जी का भी, जिनके माध्यम से ये सारी चीज़ें हमें उपलब्ध कराई गई। धन्यवाद सर। और जनपद में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में उद्योग मित्र मीटिंग का आयोजन किया गया, और मीटिंग में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं उद्योग बंधुओं की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए, सिंगल विंडो सिस्टम को सशक्त करने, लंबित मामलों पर कार्रवाई और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर फोकस दिया जाए, और प्रशासन ने उद्योग के विकास के लिए पूर्ण सहयोग का भरोसा भी दिया है। लगभग प्रत्येक 3 माह के अंदर ये उद्योग बंधु बैठक होती है, जिसमें उद्योग जगत के सभी जितने हमारे स्टेक होल्डर होते हैं उनके साथ जो हमारे विभागीय अधिकारी होते हैं, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज संबंधित विभाग होते हैं, उनके साथ बैठक की जाती है। और उद्योग जगत की उद्योग संस्थाओं की जो मार्ग को लेकर के, पानी को लेकर, सीवर को लेकर, विद्युत को लेकर, यातायात को, पार्किंग को लेकर, ऐसी जो भी समस्याएं होती हैं, चाहे स्थायी या अस्थायी या टेम्परेरी या समय समय पर उद्योग जगत में कोई समस्या आती है, उन सबको लेकर विचार विमर्श किए जाते हैं, उनके द्वारा एजेंडा पॉलिसी दिए जाते हैं, विभाग द्वारा क्या कार्य किया गया है, क्या कार्य किया प्रस्तावित है और क्या तत्काल कर दिया गया है, क्या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के अंदर दिया गया है, उन सबको हम बताया जाता है। दोनों पक्ष मिलकर डिस्कशन करते हैं और प्रयास किया जाता है कि उद्योग जगत और जो हमारे विभागीय, हमारे विभिन्न विभाग हैं, उनके बीच जो सुविधाएं हमारे द्वारा दी जानी है, जो जिम्मेदारियां उनके द्वारा निर्वहन की जा रही है, उनके बीच में सामंजस्य बना रहे और इनका समाधान तरीके से होता रहे, इसका प्रयास किया जाता है।
और जैसा कि आज की मीटिंग में भी स्पष्ट हुआ है कि इनके लगातार इनको समाधान दे रहे हैं, नए नए विषय भी आते रहते हैं। तो ये एक सतत बैठक हमारी सतत रूप से चलती है और लगातार इसमें विषय भी आते हैं, उनका निराकरण भी करते रहते हैं। सर, स्मार्ट मीटर को लेकर भी चर्चा हुई। स्मार्ट मीटर को लेकर के कुछ हमने कहा कि भाई जिन उद्योगों की पर्टिकुलर कोई समस्या है और किस प्रकार की समस्या है, क्या समाधान उसका होना चाहिए, वो एक एक करके लाते रहेंगे, विभाग उनको समाधान देते रहेंगे। कहीं पर किसी विभाग को के ग्रीवांस पर विभाग कभी समाधान नहीं देता है तो वो विषय यहाँ पर फोरम में रखा जाए ताकि विभाग के साथ सवाल जवाब भी किया जा सके और कार्रवाई भी किया जा सके। और दिल्ली के झंडेवालान स्थित प्राचीन पीर रतननाथ मंदिर परिसर में बुलडोजर के ये जो खिलाफ में हरिद्वार में सनातन समाज का आक्रोश फूट पड़ा है। भीमगौड़ा स्थित पीर रतननाथ मंदिर के हरे राम संकीर्तन के साथ रोष मार्च निकाला गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर मंदिर की भूमि वापस देने और पुनः निर्माण को अनुमति ये मांगी है। देखिए 29 तारीख को जो दिल्ली डीडीए द्वारा दिल्ली झंडेवाला मंदिर के पास प्राचीन पीर रतननाथ मंदिर पर जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई, कहीं ना कहीं उसको तमाम जो करोड़ों सनातनी हैं वो जो है आस्था को ठेस पहुंची है। प्राचीन स्थान है, 1400 साल पुरानी परंपरा है और गुरु गोरखनाथ जी के सिद्ध शिष्य है पीर रतननाथ जी, जिन्होंने दांग, नेपाल के दांग स्टेट से लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लेकर जब बंटवारा भारत में हुआ तो यहाँ पर उनके तमाम जो स्थान है आज भी नियमित रूप से अखंड पूजा वहाँ पर की जा रही है। और इस तरीके से 16 साल से अगर मैं बात करूं तो राम नाम का महायज्ञ अहमदनगर महाराष्ट्र में चल रहा है और उसके बुलडोजर की कार्रवाई जो मंदिर परिसर की अलॉटेड जमीन थी 3800 गज, उसमें से जो है 1400 गज जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वो खड़ा है, लेकिन तुलसी वाटिका लंगर हॉल को जो नुकसान पहुंचाया गया और लोगों को घसीट कर जिस तरीके से बसों में डाला गया, तो उसके रोष में, विरोध में कहीं ना कहीं और मंदिर की जमीन वापस देने की मांग करते हुए आज तमाम जो सनातनी है, जो जुड़े हुए संस्था से, मंदिर से जो लोग हैं, वो सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने जा रहे हैं और इस तरीके से अपना एक शांतिपूर्ण हरे राम के संकीर्तन के साथ अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो जता रहे हैं। मेरा नाम विपिन शर्मा है। क्या यात्रा का उद्देश्य क्या है और क्या मांग है? यात्रा का उद्देश्य है कि जो दिल्ली में झंडेवाला में पहाड़गंज में हमारी जो मंदिर को डीडीए एमसीडीआर तोड़ा गया है, उसकी ज़मीन जो वापस ली गई है उसको वापस लेने की मांग करते हैं। ये हमारी सरकार से मांग है। हमारी जो सरकार है वो सनातनी सरकार है, सनातन धर्म का मूल है। हमारी मोदी जी से, अमित शाह जी से, योगी आदित्यनाथ से, रेखा गुप्ता से अपील है कि हमारी ज़मीन हमें वापस दी जाए। हरिद्वार है इस अभी संतों से समर्थन की बात चल रही है अभी। और रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने बाजपुर सीओ कार्यालय पहुंचकर घेराव किया, जिसमें उन्होंने सचिन कोहली हत्याकांड में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी, यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो समर्थकों के साथ कोतवाली गेट पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। ठुकराल ने यह भी कहा कि सचिन की छत से गिरकर यह हत्या उनकी की गई है। सचिन को छत से गिराया गया था, उस पर यह भी आरोप लगाए गए तो वो पूरी तरह से गलत हैं, जिस पर ज्यादा जानकारी देते हुए सीओ विभव सैनी ने कहा है कि एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, अन्यों के खिलाफ जांच जारी है। 23 नवंबर को रुद्रपुर की कोतवाली के सामने रमपुरा बस्ती, वहां से एक युवक किशन की बारात आपके बाजपुर में टोपा कॉलोनी में आती है और टोपा कॉलोनी में जब बारात पहुंची तो वहां कुछ आपसी अंतर्द्वंद हो गया, युद्ध हो गया और उसमें जो बारात के सेवा का आयोजन था एक ऐसी छत पे था जिस पर चार दीवारी नहीं थी और वहां कुछ किसी बात को लेकर मतभेद हो गए, मारपिटाई चालू हो गई टोपा कॉलोनी में और एक युवक सचिन कोहली की मौके पे डेथ हो गई। पहले उसके साथ मारपिटाई की गई, फिर 17 फुट ऊंची छत से उसको नीचे गिरा दिया। छत की चार दीवारी भी नहीं थी, तो जब वो नीचे गिर गया तो उसी समय उसके प्राण निकल गए, मतलब वो बहुत ज़्यादा 90% इंजर्ड हो गया। फिर त्वरित कार्रवाई करते हुए 23 तारीख को ही उसको रुद्रपुर के गौतम हॉस्पिटल में ले गए और गौतम हॉस्पिटल के बाद उसको राम मूर्ति हॉस्पिटल भौजीपुरा बरेली में ले गए, लेकिन उसके प्राण नहीं बच सके। तो 28 तारीख को उसका निधन होता है। 23 तारीख को ये बारात में घटनाक्रम लड़ाई होती है और 28 तारीख को उसका निधन हो जाता है। उसके निधन के बाद परिवार बहुत ज्यादा आक्रोशित था। मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मणिकांत मिश्रा साहब से बात की, उन्होंने तत्काल इस संदर्भ में मुकदमा कायम करवाया और पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए बाबूराम उर्फ नन्हे नाम के व्यक्ति को हल्द्वानी जेल भेजा। अब मैं आज सिर्फ इतना कहने का आया हूं
कि जो वास्तविक मुजरिम है, जिसने ये कृत्य किया, ये पुलिस को पता है कि एक से अधिक लोग हैं और जिन लोगों ने एक असहाय नाबालिग बच्चे की हत्या की है, वो वास्तविक मुजरिम हल्द्वानी जेल में जाने चाहिए। पुलिस को उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए जो भी बदमाश है, जो भी अपराधी है, कोई उसका धर्म नहीं, कोई उसकी जाति नहीं। जो ये आपने बताया कि इसमें पहले भी एफआईआर रजिस्टर्ड हो रखी है हमारे उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य पाए गए उसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम नन्नू है और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोग्रेस में है और पुलिस तथ्य की जांच कर रही है। जैसे भी तथ्य आएंगे, जिस व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य आएंगे, उन्हें आगे करके जेल भेज देंगे। पीड़ित पक्ष 5-6 जनों के नाम पक्ष है, वो 5-6 व्यक्तियों के नाम ले रहे हैं। वो उन पर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि ये व्यक्ति भी उसमें सम्मिलित थे कृत्य में। तो उसमें भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्योंकि रात का समय था और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला जगह थी। तो उसमें हम सीसीटीवी कैमरे और लोगों के बयान और जो फुटेज वगैरह है वो उस चीज़ का अवलोकन कर रहे हैं। जिस हिसाब से तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।